आज अपन पढ़ेंगे ऑर्थोपेडिक्स के अंदर एक टॉपिक जिसका नाम है मेटाबॉलिक बोन डिजीजेस। ओके, तो मेटाबॉलिक बोन डिजीज के अंदर अपन पढ़ेंगे एक डिजीज जिसका नाम है ऑस्टियोमलासिया। ओके, तो अपन यहाँ पे पहले भी मेटाबॉलिक बोन डिजीजेस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, रिकेट्स के बारे में, और आज पढ़ेंगे ऑस्टियोमलासिया के बारे में। ओके, इसके आगे भी और सारे टॉपिक है जो कि मेटाबॉलिक बोन डिजीज के अंदर आते हैं। एक एक करके अपन इन सबको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज ऑस्टियोमलासिया के बारे में अपन पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन एंड देन इसके ट्रीटमेंट। ओके, तो सबसे पहले अपन इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि ऑस्टियोमलासिया क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑस्टियोमलासिया विच मीन्स सॉफ्टनिंग ऑफ बोन इज द अडल्ट काउंटर पार्ट ऑफ रिकेट्स। इट इज प्राइमरी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. This results in failure to replace the turnover of calcium and phosphorus in the organic matrix of bone. Hence, the bone context is demineralized and the bony substance is replaced by soft osteoid tissues. Okay, तो यहाँ पर ऑस्टियोमलासिया के बारे में लिखा हुआ है। ऑस्टियोमलासिया का मतलब ये होता है कि जो अपनी बोन्स होती है बॉडी के अंदर वो सॉफ्ट हो जाती है। ओके, मतलब ऑस्टियोमलासिया का मतलब है कि जो बोन्स है उनका सॉफ्ट हो जाना, और ये अडल्ट्स में रिकेट्स का काउंटर पार्ट होता है। रिकेट्स अपन ने इसके पहले की वीडियो के अंदर पढ़ा था कि रिकेट्स क्या होता है। ओके, तो ये इसका काउंटर पार्ट होता है। और ये ऑस्टियोमलासिया वो क्यों होता है, अगर अपनी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस कारण से ऑस्टियोमलासिया होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण ऑस्टियोमलासिया हो जाता है। तो इस कारण से बोन के जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में कैल्शियम एंड जो फास्फोरस के टर्नओवर को रिप्लेस करना फेल हो जाता है। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पर है इसलिए बोन कंटेंट को डिमिनरलाइज्ड किया जाता है और बोन सबस्टांस को सॉफ्ट ओस्टोइड टिश्यूज से रिप्लेस किया जाता है। ओके, तो ये एक इंट्रोडक्शन था ऑस्टियोमलासिया का कि ऑस्टियोमलासिया क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं इसकी इटियोलॉजी एंड इसके कॉजेस कि जो ऑस्टियोमलासिया है वो क्यों हो रहा है। इट इज़ कॉमन इन वुमन हु लिव इन पर्दा and lack exposure of sunlight. Other causes are dietary deficiency of vitamin D, undernutrition during pregnancy, malabsorption syndrome after partial gastrectomy etc. ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इटियोलॉजी के अंदर कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन उन वीमेंस में होता है जो कि पर्दे में रहती है, पर्दा में रहती है, और जिनको जो सनलाइट है वो कम मिलती है, क्योंकि जो वुमेन्स है वो पर्दे में रहती है जिस कारण से उनको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाती, बाहर जाती है तो अपने आप को ढक कर जाती है इस तरह से। और अगर कोई जो पर्सन है वो सनलाइट को ठीक से ले नहीं रहा है, लेके एक्सपोजर ऑफ सनलाइट है, तो उस कारण से भी उन पर्सनस के अंदर ऑस्टियोमलासिया हो जाता है, क्योंकि उनको जो विटामिन डी है वो ठीक से नहीं मिल रहा है जो कि अपन को सनलाइट से मिलता है ठीक से। और उसके कुछ अदर कोज भी हो सकते हैं जिस कारण से ऑस्टियोमलासिया हो सकता है, जैसे कि जो अपनी जो डाइट है अगर उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो ये भी एक कोज है ऑस्टियोमलासिया का। अगर प्रेगनेंसी के टाइम जो वीमेन है उसको ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो उस कारण से भी उसको ऑस्टियोमलासिया हो सकता है। और अगर उसको माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो जाता है उस कारण से भी, या फिर आफ्टर पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी एक्सेट्रा, इन सब से पर्सन्स को ऑस्टियोमलासिया हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आता है ऑस्टियोमलासिया के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन इट्स अर्ली स्टेज सिम्टम्स एंड साइंस आर नॉन स्पेसिफिक एंड द डायग्नोसिस इज ऑफ्टन मिस्ड। ओके, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो अर्ली स्टेज होती है ऑस्टियोमलासिया डिजीज़ की, उसके अंदर जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो अपन को नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब अपन को ठीक से देखने को नहीं मिलते हैं। इस कारण से जब अपन ऑस्टियोमलासिया का डायग्नोसिस करते हैं तो डायग्नोसिस ठीक से हो नहीं पाता है और ये डिजीज़ है वो मिस हो जाती है डॉक्टर से। ओके, ये होती है अर्ली स्टेज के अंदर। तो यहाँ पे कुछ फॉलोइंग प्रेजेंटेशन में भी सीन, अपन को यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन दिए हुए जो कि अपन को पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी, जैसे कि पर्सन है उसको बोन पेन होगा, मस्कुलर वीकनेस उसके अंदर आ जाएगी, या फिर जो फ्रैक्चर्स हैं वो अपन को देखने को मिलेंगे उसके अंदर, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स। तो यहाँ पर अपन बोन पेन्स के बारे में पढ़ते हैं। स्केलेटल डिस्कम्फर्ट रेंजिंग फ्रॉम बैक एक टू डिफ्यूज बोन पेन में अकर, बोन टेंडरनेस इज कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो बैक एक से लेकर बोन पेन तक स्केलेटल डिस्कम्फर्ट होता है
जो पर्सन है उसको बैक एक भी होगा, बोन पेन भी होगा, और स्केलेटल टेक्सचर आप लोग को उस पर्सन मतलब उस पर्सन या फिर उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। एंड जो बोन टेंडरनेस है वो भी पर्सन के अंदर मतलब पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी, और ये काफ़ी कॉमन होता है। उसके बाद है यहाँ पे मस्कुलर वीकनेस। जो मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी, जो जो पेशेंट है उसको थोड़ा वीक फील होगा, उसको वीकनेस सी लगेगी, वो ठीक से चल फिर नहीं पाएगा, ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएगा। ही मे हैव डिफ़िकल्टी इन क्लाइंबिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स। और जो स्टेयर्स पे मतलब ज़्यादा चढ़ उतर नहीं पाएगा क्योंकि उसको बोन पेन हो रहा है, बैक एक हो रहा है, मतलब उसको स्केलेटल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मसल वीकनेस आ गई, तो वो स्टेयर्स पे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर पाएगा। उसके बाद वेटलिंग गेट इज़ नॉट अनयूजुअल। उसके बाद है यहाँ पे जो वेटलिंग गेट है वो अनयूजुअल नॉट अनयूजुअल होगा। उसके बाद है टेटेनी में मैनिफेस्ट एस कार्पोपेडल स्पाज्म एंड फेशियल ट्विजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है टेटेनी जो है वो कार्पोपेडल स्पाज्म एंड फेशियल ट्विजिंग जो है की तरह मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, तो मतलब ये इसकी तरह मैनिफेस्ट होगा, किसी तरह कार्पोपेडल स्पाज्म की तरह एंड फेशियल ट्विजिंग की तरह। ओके, उसके बाद है यहाँ पे स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर अकर्स यूजुअली इज इन स्पाज्म एंड में रिजल्ट इन काइफोसिस। ठीक है, तो काइफोसिस क्या होता है? काइफोसिस अपन को इस तरह से देखने को मिलता है पर्सन के अंदर, उसका जो ये वाला पार्ट है वो ज़्यादा पीछे निकल जाता है। ठीक है, तो ये होता है काइफोसिस। नॉर्मल तो जो पर्सन है वो थोड़ा अंदर होगा, बिल्कुल थोड़ा सीधा सा होगा, लेकिन इसके अंदर काइफोसिस के अंदर वर्टिब्राज है, जो अपनी स्पाइन है वो इस तरह से बन जाती है। ओके, तो ये इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स थे ओस्टोमलासिया के, जो अपन ने डिस्कस किए। फिर उसके बाद आते हैं ओस्टोमलासिया के इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अपन इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए पहले इसके रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे। तो इसके अंदर आते हैं प्लेन एक्सरे अपीयर टू बी ऑफ पुअर क्वालिटी, डेट इज नॉट शार्प एंड वेल डिफाइंड। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जब अपन प्लेन एक्सरे करवाते हैं तो उसके अंदर अपन को ठीक से कुछ देखने को नहीं मिलता, मतलब पुअर क्वालिटी के अंदर अपन को हर एक चीज़ देखने को मिलती है, मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं होता और शार्प नहीं होता। ठीक है, अपन को ठीक से समझ नहीं आता है प्लेन एक्सरे के अंदर। और डिफ्यूज डिफ्रेक्शन बोन्स का होता है। उसके बाद यहाँ पर अपन को लोजर जोन या फिर जिसको अपन सूडो फ्रैक्चर भी कहते हैं, ये अपन को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, दिस आर रेडियोल्यूसेंट जोन। तो मतलब ये जो होता है ना, एक रेडियोल्यूसेंट जोन होता है अकरिंग एट साइट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, जो कि साइड जो स्टेट्स की साइड होती है ना वहाँ पर अकर होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉमन साइड भी लिखी हुई है। कॉमन साइड आर द प्यूबिक रेमी पर इलियक बॉर्डर ऑफ स्केपुला के एक्सियल बॉर्डर पर रिब्स है वहाँ पर, एंड मीडियल कॉर्टेक्स ऑफ द नेक ऑफ द फीमर के नेक के मीडियल कॉर्टेक्स पर, ये इसकी कॉमन साइड है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दिस आर कोज्ड बाय, किस कारण से होता है ये? रैपिड रीएब्जॉर्प्शन एंड स्लो मिनरलाइजेशन के कारण होता है। ठीक है, एंड मे बी सराउंडेड बाय अ कॉलर ऑफ केलस, और केलस के कॉलर द्वारा सराउंड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है पेल्विस के बारे में। जो पेल्विस अपनी होती है वो ट्राई रेडिएट पेल्विस इन फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद प्रोट्यूशियो एसिटाबुली, डेट इज द एसिटाबुलम प्रोट्यूडिंग इनटू द पेल्विस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोट्यूशियो एसिटाबुली, यानी एसिटाबुलम पेल्विस में फैला हुआ है, मतलब वहाँ पे फैला हुआ है पेल्विस के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आता है इसकी इन्वेस्टिगेशंस के अंदर बोन बायोप्सी। ओके, अपन बोन बायोप्सी करवा के भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ बोन बायोप्सी फ्रॉम द iliac crest usually confirmed the diagnosis. The characteristics histological finding is excessive and calcified osteoid। तो यहाँ पर बोन बायोप्सी के अंदर लिखा हुआ है जो इलियक क्रेस्ट की बोन बायोप्सी है वो मतलब यूजुअली डायग्नोसिस ऑफ कंफर्म करती है, मतलब वो कंफर्म करने के लिए अपन बोन बायोप्सी यहाँ पर इलियक क्रेस्ट की करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग एक्सेसिव अनकैल्सिफाइड ऑस्टोइड होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है इसके इन्वेस्टिगेशन के अंदर सीरम। द सीरम कैल्शियम लेवल इज लो, जो सीरम कैल्शियम लेवल है वो तो लो रहेगा।
फास्फेट आर लो, फास्फेट भी लो रहेगा एंड एल्कलाइन फास्फेट जो है वो हाई अपन को देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अपन इसका इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं ऑस्टियोमलासिया का। एंड फिर इसके लास्ट में आते हैं यहाँ पर ऑस्टियोमलासिया का ट्रीटमेंट, कि अपन ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ऑस्टियोमलासिया इज ड्यू टू डिफेक्टिव इनटेक विटामिन डी सप्लीमेंटेशन थेरेपी एज फॉर रिकेट्स बिगिंस ड्रामेटिक रिजल्ट। तो यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट के अंदर अपन किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मान लो जब जो ऑस्टियोमलासिया है वो डिफेक्टिव इंटेक्ट के कारण होता है, तो विटामिन मतलब मान लो अपन का डिफेक्टिव इंटेक अपन ठीक से इंटेक नहीं किया है, तो जो विटामिन डी की जो सप्लीमेंटेशन जो थेरेपी होती है रिकेट्स के लिए जो होती है, ठीक है, और एस फॉर रिकेट्स के लिए ड्रामेटिक रिजल्ट्स लाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट था विटामिन डी सप्लीमेंटरी थेरेपी। उसके बाद है यहाँ पर विटामिन डी इज डेली मेंटेनेंस डोज ऑफ 400 IU इज सफिशेंट। तो यहाँ पर है विटामिन डी की 400 IU मेंटेनेंस डोज डेली दी जाती है ट्रीटमेंट के अंदर। इफ़ देयर इज माल एब्जॉर्प्शन हाइगर डोज और इंट्रामस्कुलर डोज में भी नीडेड। अगर मान लो माल एब्जॉर्प्शन है पेशेंट को, तो अपन यहाँ पर हाइगर डोज देंगे और इंट्रामस्कुलर डोज देंगे, और ये काफ़ी मतलब उसको पेशेंट को नीड होती है इनकी। ठीक है, उसके बाद है इन पेशेंट विथ रीनल डिजीज़। अगर पेशेंट रीनल डिजीज़ है तो अल्फा कैल्सिडोल में बी यूज्ड। तो अगर मान लो किसी पेशेंट को रीनल डिजीज़ भी है साथ में, तो अपन यहाँ पर उसको अल्फा कैल्सिडोल अपन उसके अंदर यूज़ करेंगे। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन शुड आल्सो बी गिवन, और अपन उसको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। ये टॉपिक तो अपन बाद में पढ़ेंगे नीचे वाला। तो आज अपन ने यहाँ पे पढ़ा मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ के बारे में, ऑस्टियोमलासिया के बारे में। तो इसके अंदर अपन ने देखा इसका इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन अपन ने किस तरह से किया एंड देन उसका ट्रीटमेंट। ओके, तो ये जो टॉपिक है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि रिकेट्स ऑस्टियोमलासिया ये टॉपिक एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर भी अपन को थोड़ा डिफ्रेंशिएट अपन को होना चाहिए, मतलब अपन को ठीक से याद होना चाहिए कि रिकेट्स क्या होता है एंड ऑस्टियोमलासिया क्या होता है। अपन ने रिकेट्स इसके पहले की वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं और ऑस्टियोमलासिया अपन ने आज पढ़ लिया। ओके, तो ये मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ अपन ने पढ़ी है आज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।